नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुख करेंगे महाराष्ट्र में, जहां मुंबई के नांदेड़ में डॉक्टर शंकरराव चव्हाण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 24 मरीजों की मृत्यु पर शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा, अपने बयान में संजय राउत कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की आरोग्य स्थिति हमेशा ऊपर रही है, लेकिन पिछले 1 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय विभाग जिस तरह से काम कर रहे हैं, न स्वास्थ्य मंत्री को चिंता है, न स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है और न ही डॉक्टर काम कर रहे हैं। किसी का नियंत्रण नहीं है और स्वास्थ्य विभाग महाराष्ट्र में सबसे उपेक्षित विभाग है। देखिए, मैंने हमने ये भी हादसा देखा है, गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड हुआ था और 200 से भी ज्यादा बच्चे वहां मृतक हो गए। पूरे देश की हालत ये है, लेकिन महाराष्ट्र की आरोग्य की स्थिति, हेल्थ कंडीशन उससे ऊपर थी। हमेशा महाराष्ट्र ने इस मामले में अच्छा काम किया, लेकिन गत 1-1.5 साल से महाराष्ट्र के सभी शासकीय रुग्णालय जिस तरह से काम कर रहे हैं, ना हेल्थ मिनिस्टर को चिंता है, ना हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, ना सरकारी डॉक्टर काम कर रहे हैं, किसी का नियंत्रण नहीं है। निग्लेक्टेड डिपार्टमेंट अगर कौन सा होगा महाराष्ट्र में तो हेल्थ डिपार्टमेंट। देखिए, मैंने हॉस्पिटल ग्वालियर में डॉक्टरों की लापरवाही से मृत्यु हो गई है। तब जब वहां के हॉस्पिटल प्रभारी से बात हुई, उन्होंने इस चीज को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने के लिए बोला है। यहां तक देखा जाए कि ऐसी घटनाएं घटती रहती है जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के कारण आम जनता की मौत हो जाती है। आज यह घटना पत्रकार के भाई के साथ घट गई, जहां डॉक्टर न होने के कारण समय पर इलाज न मिलने से उनके भाई की हत्या हो गई। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यानंद नरगल है। मैं खुद पत्रकार हूँ, पब्लिक लाइव न्यूज चैनल से। क्या घटना अभी हुई? ये मेरे बड़े भाई हैं। आज सुबह 5 बजे इनको बहुत डिस्ट्रिक्ट भिंड से लेके क्या नाम है भैया का? भैया का नाम दीपक है। कहाँ से आए हैं? बहुत भिंड से लेके आई हुई थी सुबह 5 बजे। तो जब ये माधव जो वहाँ पहुँचे तो वहाँ इन्होंने सिर्फ बताया कि ये ऐसे बुखार है और पेट में दर्द है। तो उन्होंने सिर्फ एक पर्ची बनाई पीले कलर की, उस पर लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड की जांच होगी। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ना तो डॉक्टर का पर्चा इनको बनाया, ना कुछ बनाया, सीधा बोल दिया 1000 बिस्तर के अस्पताल में आप जाइए। जबकि इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं इनको भर्ती करना है, लेकिन कोई पर्चा नहीं बनाया। जब यहाँ 1000 बिस्तर के अस्पताल में ये लोग आए पेशेंट को लेके, तो पेशेंट उसके बाद यहाँ कोई भी विभाग में कोई डॉक्टर नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन जहाँ होता है पंजीयन, उसमें भी कोई नहीं मिला और मेडिसिन विभाग में पूरी तरीके से ताला डला हुआ था। ये थी तो डॉक्टर लगभग 5 घंटे इनको भटकना पड़ा। भटकने के बाद जब मैंने खुद इस चीज़ पर संज्ञान लिया तो खुद मैंने धाकड़ सर को फ़ोन लगाया, तो उन्होंने बोला, जब ये डेड होने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं एक बार पता करता हूँ। तो धाकड़ सर ने पता किया तो उनको लापरवाही नजर आई। उन्होंने मुझसे बोला कि 1000% हम इस पर संज्ञान लेंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। उमरिया में नगरपालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह के नेतृत्व में गांधी चौक पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर नगरपालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर ऋतुभूप प्रताप सिंह और कई पार्षदगण मौजूद रहे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष रश्मि सिंह के साथ मौजूद पार्षदों ने गांधी चौराहे में झाड़ू लगाते हुए शहर को साफ रखने का संकल्प भी लिया। लेकिन जब नगरपालिका के सफाई अभियान की जमीनी हकीकत जानने के लिए शहर के कई वार्डों में हम गए तो देखा कि गंदगी का ढेर लगा हुआ है और वहीं नगरपालिका अध्यक्ष के क्षेत्र में ही कई जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ था। जिस जगह सफाई अभियान चलाया गया वहां से 100 मीटर दूर गंदगी का ढेर देखने को मिला है। देखिए इस तस्वीरें। जयंती के इस पावन अवसर पर स्वच्छता अभियान के तहत आज नगर पालिका परिषद द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें स्वच्छता अभियान के तहत लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, जिससे कि हमारा जो है मोहल्ला, गांव और राष्ट्र जो है हमारा स्वच्छ हो, इसी के तहत आज यह कार्यक्रम किया गया है। आज वृद्धजनों के लिए श्री साल फल देकर हमारे अध्यक्ष जी ने और पार्षद जी के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, जो कि एक सराहनीय है। हम गांधी अक्टूबर के दिवस पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और स्वच्छता अभियान के तहत सभी को यह कहना चाहेंगे कि अपना घर, अपना मोहल्ला और अपना सभी वार्ड जो है इसको स्वच्छ रखें। जयंती के इस पावन अवसर पर स्वच्छता अभियान के तहत आज नगर पालिका परिषद द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है, जिसमें
स्वच्छता अभियान के तहत लोगों में जागरूकता पैदा। साफ सफाई होती है? साफ सफाई नहीं हो पा रही है। 15-20 बार हम गए नगर पालिका, और ये देखिए आके आप लोग, हम अपने पार्षद के बाद भी गए, सबको बोला गया, और आप लोग खुद ही आके देखिए इसको, बताइए कैसे में ऐसे काम होगा। पूरे मच्छर मक्खी जो हैं सब लड़के बच्चे यहीं रहते हैं। साफ सफाई नहीं होती, साफ क्या ढेर है? कभी साफ सफाई के लिए आते हैं? कोई नहीं आए हैं। लेकिन नगर पालिका वाले साफ सफाई अभियान चला रहे हैं गांधी चौराहे में, आपने देखा आज? नहीं। यहाँ पे जो गंदगी है साफ करने नहीं आते। 15 दिन में 2 बार टाइफाइड होता है मच्छरों की वजह से। क्या ढेर है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बंगाल सरकार पर हमला का बोलते हुए उन्होंने कहा कि आंकड़ा दिखाता है कि केंद्र सरकार की तरफ से पश्चिम बंगाल के विकास में कोई कमी नहीं रखी गई है। तो ऐसा क्यों है कि पश्चिम बंगाल में चल रहे भ्रष्टाचार पर लीपापोती करने के लिए ममता बनर्जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और नेताओं को दिल्ली भेजना पड़ा? 14,985 करोड़ रुपए मिले और एनडीए की सरकार में 54,150 करोड़ रुपए 2021 तक। इसी तरह से ही प्रधानमंत्री आवास योजना में यूपीए के समय 4,466 करोड़ रुपए मिले, तो एनडीए के समय 30,000 करोड़ रुपए, लगभग 7 गुना से ज्यादा। अगर एनआरएलएम की मैं बात करूं, बैंक लिंकेज की, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की, तो मात्र 626 करोड़ रुपए मिले थे यूपीए के समय, आज 74,034 करोड़ रुपए मिले, 12 गुना से ज्यादा। एनआरएलएम की बात करूं मैं, आरएफ और सीआईएफ की, तो यूपीए के समय मात्र 23 करोड़ रुपए मिले थे, अब 3,735 करोड़ रुपए मिले, 13 गुना से ज्यादा। इसी तरह से ही अगर वित्त आयोग की राशि की बात करूं तो 3,270 करोड़ रुपए यूपीए के समय मिला और एनडीए के समय 25,000 करोड़ रुपए के लगभग 8 गुना ज्यादा। आरजीएसए की राशि 41 करोड़ यूपीए के समय, हमारे समय 227 करोड़। आंकड़ा कुल मिलाकर देखिए, यूपीए के समय 58,000 करोड़ रुपया है, तो एनडीए के समय 2,05,003 करोड़ रुपए, 2,05,003 करोड़ रुपए। ये अपने आप में दिखाता है कि केंद्र सरकार से कोई कमी पश्चिम बंगाल के विकास के लिए नहीं रखी गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी जी को अपने कुछ भ्रष्ट सांसद और कुछ ऐसे नेताओं को भेजना पड़ा जो भ्रष्टाचार जमीन पर चल रहा है, उसके ऊपर पश्चिम बंगाल में कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उस पर लीपापोती करने के लिए अपने कुछ नेताओं को यहां पर भेजा है। मैं थोड़ा सा विस्तार में इसके आपके बताना चाहूंगा। एक सेंट्रल टीम के द्वारा एक इंक्वायरी की गई 22 जनवरी 2019 से लेकर 24 जनवरी 2019 तक, 2-3 दिन के लिए, और 6 ग्राम पंचायतों में 4 ब्लॉक जिसके आते हैं, ये वर्धमान पूर्व में हुई, और 7 ग्राम पंचायत और 3 ब्लॉक में हुगली डिस्ट्रिक्ट में हुई। यहां से 4 करोड़ 84 लाख की रिकवरी हुई। फिर एक और टीम का गठन किया गया, ये सेंट्रल टीम थी। फिर ये 13 सितंबर 2021 को गई और 17 सितंबर 2021 तक इसने इंक्वायरी की, और इसी तरह की इसकी ऑब्जर्वेशन एक बार फिर आई। अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आई? बड़े काम को छोटे छोटे में बांट के इस तरह से खेल खेला गया कि नीचे तक जानकारी ना पहुंच पाए। फिर क्या था, जो एग्जिस्टिंग काम थे, जो काम हुए थे पहले, तालाब पहले था, सड़क पहले थी, उसी कोई नया काम दिखाकर महात्मा गांधी जी के नाम से जो योजना है उसमें भी घोटाला कर लिया ममता जी के यहां पे। न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी चल रही है। स्पेशल सेल ने मंगलवार को सुबह सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रेड मारी है। वहीं छापेमारी 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ चल रही है। सेल के अधिकारियों ने मौके से कई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने लिखा है कि दिल्ली पुलिस मेरे घर भी पहुंची,
मेरा लैपटॉप और फोन ले गई है। इसके अलावा हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया गया है। स्पेशल सेल ने इस मामले में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। यह आरोप है कि इस वेबसाइट में चीन की कंपनियों का पैसा लगा है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी मुकदमा दर्ज किया था। साथ साथ ईडी ने भी कार्रवाई की थी। हाईकोर्ट ने उस वक्त न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी, लेकिन अब इस मामले में आने वाले वक्त में आरोपी अरेस्ट हो सकते हैं। एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेल में कांस्य पदक जीतने पर प्रीति लांबा ने कहा, मैं अपने देश के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने मेरे लिए दुआ की होगी। मैं अपने परिवार, खासकर अपने माता पिता और पति को धन्यवाद देना चाहती हूं। सर, पहले तो मैं ना अपने देशवासियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मेडल के लिए पता नहीं कितने लोगों ने दुआएं की होंगी कि जैसे आज पता चलता है कि आज भारत की बेटी इसमें हिस्सा लेने वाली है, भारत की बेटी इसमें हिस्सा लेने वाली है, तो कितने लोगों ने दुआ की होगी कि भगवान भारत का एक बेटी को और मेडल दिलाओ और मेडल दिलाओ। तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी देशवासियों का। और उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे माता पिता, जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, और मेरी शादी भी हो गई है। मैं अपने हस्बैंड को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बहुत खुशी है सर कि एक साथ दो ये पहली बार हुआ है कि स्टीपल में एक साथ 2 मेडल आए हैं, क्योंकि 2014 में ललिता दीदी जो हमारी सीनियर है उनका मेडल था, लेकिन सुधा दीदी वो माइक्रो सेकंड से 4th हो गई थी। तो पहली बार हुआ है कि स्टीपल में एक साथ 2 इंडियंस का मेडल आया है। तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि हम वो 2 इंडियंस हम बने हैं। तो वहीं न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसर पर छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, मुझे इसको न्यायोचित ठहराना ठीक नहीं लगता। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर जांच एजेंसियां काम करती हैं। यह कहीं नहीं लिखा कि अगर आपके पास गलत तरह से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कार्य हुआ होगा, तो उस पर जांच एजेंसियां कार्य नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और वे अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद। आपने कहा कि नारी शक्ति बंधन बिल, जिसके माध्यम से 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा, आपने उसका स्वागत किया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, आपने चिंता जताई कि कब लागू होगा। डिलिमिटेशन कमीशन और सेंसस, ये 2 काम होने जरूरी हैं, जिसके आधार पर ये होगा। तो सेंसस होने वाला है, उस पर एक रोक लगी हुई थी, वो अभी हो जाएगा। कोविड के चलते 2021 में नहीं हो पाया। जैसे ही लोकसभा के चुनाव खत्म होंगे, वैसे सेंसस की प्रक्रिया भी शुरू होगी और डिलिमिटेशन कमीशन भी बैठेगा। और जब वो बैठेगा तो फिर संख्या के आधार पर उनके क्राइटेरिया होता है, उसके आधार पर वो लेंगे, ताकि किसी राजनीतिक दल को ये कहने का मौका ना मिले कि इस सीट को आपने आरक्षित कर दिया है, उस सीट को आरक्षित कर दिया। बहुत सारी जगह राज्यों में ये आरोप लगते हैं कि किसी एक सीट को रिजर्व कर दिया जाता है, किसी नगर पालिका, जिला परिषद को भी पोस्ट के हिसाब से वैसे रिजर्व। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई आरोप लगाए। बिल्कुल निष्पक्ष इस पे सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम करे और महिला आरक्षण बिल्कुल जल्द से। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेंगू मलेरिया के मरीजों और देवरिया हादसे में घायल हुए एक बच्चे से मुलाकात की। आपको बता दें कि देवरिया में रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर के लेहड़ा टोला पर सोमवार की सुबह भूमि के विवाद में एक पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उसके प्रतिशोध में उमड़ी भीड़ आरोपी पक्ष के सत्यप्रकाश दुबे के दरवाजे पर पहुंच गई। धारदार हथियार और असलहों से लैस लोगों ने पति पत्नी, 2 बेटी, 1 बेटे को मार डाला था।
जबकि एक बेटा गंभीर रूप से घायल था, जिससे आज आदित्य योगीनाथ अस्पताल में मिलने पहुंचे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले नागपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए बौद्धिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक जमाना ऐसा रहा कि इस देश में देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई, लेकिन परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दशकों तक जो उपनिवेशकता की मानसिकता चली, वह अब समाप्त होकर हम बौद्धिक स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं। एक जमाना ऐसा रहा, इस देश के अंदर देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई। इस देश के अंदर राष्ट्र के बारे में बोलना ही यह बुद्धिमानी नहीं मानी गई। लेकिन परिस्थिति हमेशा ऐसे नहीं रहती। देश के स्व जागृत हो रहा है। इसलिए कॉलोनाइज्ड माइंड्स जो हुए, औपनिवेशिक एक गुलामी के दास्यता के जो मन मस्तिष्क इस देश के अंदर दशकों तक चला, वह अब समाप्त होकर हम डीकोलोनाइजेशन के प्रयत्न करते हुए एक सच में बौद्धिक स्वातंत्र्य के तरफ जा रहे हैं। एक जमाना ऐसा रहा, इस देश के अंदर देश के बारे में बोलना ही घृणा हो गई। इस देश के अंदर राष्ट्र के बारे में बोलना ही यह बुद्धिमानी नहीं मानी गई। लेकिन परिस्थिति हमेशा ऐसे नहीं रहती। देश के स्व जागृत हो रहा है। इसलिए कॉलोनाइज्ड माइंड्स जो हुए, औपनिवेशिक एक गुलामी के दास्यता के जो मन मस्तिष्क इस देश के अंदर दशकों तक चला, वह अब समाप्त होकर हम डीकोलोनाइजेशन के प्रयत्न करते हुए एक सच में बौद्धिक स्वातंत्र्य के तरफ जा रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जातिगत जनगणना को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने जातिगत जनगणना के बारे में कहा, हमारी शुरू से ही मांग रही है कि जाति आधारित जनगणना हो। आज जाति आधारित सर्वेक्षण के वैज्ञानिक डेटा जारी किया गया है। सरकार बनने के बाद कम समय में हमने जातिगत जनगणना की है। सुनाते हैं आपको उनका पूरा बयान। मैं देश को और बिहार को, जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया है। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे, तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए।
जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का जो लोग हैं, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमजोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।